वैसे तो हम लोग बहुत बेसिक डेफिनेशन पढ़ते ही हैं कैंसर के बारे में, पर आज हम लोग समझेंगे कि इसका रेगुलेशन कैसा होता है, या कोई भी सेल, कैंसर सेल कैसे बन जाती है ना। तो इसका अपना क्या सिग्नलिंग पाथवे होता है, ये सेल कैसे कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या ऐसा परफॉर्म करती है जिससे हम इसके ट्रीटमेंट पर भी काम कर सकें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। सबसे पहले समझे हम इसकी डेफिनेशन। एक मिनट। तो व्हाट इज कैंसर? तो कैंसर एक डिसीज है ना, जो कॉज होती है कैसे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से। इससे क्या होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सेल्स हो जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं है ना। तो कैंसर एक्चुअली कोई वैसे बहुत बड़ा डिसीज का पार्ट नहीं, ये हमारी बॉडी का बाय डिफॉल्ट डिसीज है। मतलब हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं ऑटोमेटिकली और एक रेगुलेटेड मैनर में काम करती है। जब सेल अपना ये रेगुलेशन छोड़ दे और ओवर ग्रोथ करने लग जाए, तो वो एक डिसीज के फॉर्म में पड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो कैंसर एक डिसीज है जिसमें बॉडी एबनॉर्मल सेल डिवीजन करने लगती है। ठीक है, और इसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है या इंक्रीज होने लगता है डिवीजन, जिसकी वजह इंक्रीज होने लगता है और सेल की डेथ कम हो जाती है। तो सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करना जब स्टार्ट कर देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैंसर। ठीक है, अब कैंसर का जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो कि ये समझो आपका नॉर्मल डक्ट है। डक्ट मतलब समझो आपका एलिमेंटरी केनाल समझ लो उसको, है ना। ये आपका ल्यूमन वाला पार्ट है और ये आपका एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, नॉर्मल डक्ट है। अगर इनमें से कोई सेल में कहीं पर कोई भी चेंजेस आता है ना, अब ये डिफॉल्ट हो कैसे सकते हैं? तो ये डिफॉल्ट हो सकते हैं विद म्यूटेशन ओकेशंस, या फिर एक्सीडेंटल डैमेजेस, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते रहने की वजह से, या फिर बैड हैबिट्स हो गया, टोबैको यूज़ करने की वजह से, स्मोकिंग, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से सेल में ये डिफॉल्ट हो जाता है और सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है। ठीक है, तो जैसे समझो कि ये आपका ल्यूमन था। ल्यूमन के आउटर मेम्ब्रेन पर जो लेयर प्रेजेंट है, स्किन, जो भी एपिथेलियल टिश्यूज, इनमें अचानक से सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर गई, है ना। तो सेल डिवाइड कर रही है और बहुत सारा बंच ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा हो गया। तो इस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, जब सेल एक ही जगह पे ग्रोथ करती रहे और बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स बना ले तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर, है ना। और जब एक लिमिट तक तो एक जगह ग्रो करेगी सेल, उसके बाद ना दूसरी जगह स्प्रेड होने लगती है पूरी बॉडी में। तो जब तक ये स्प्रेड नहीं होती तब तक इसको ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और जब ये स्प्रेड होने लगती है तो इसको कैंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर इज नॉट कैंसर एक्चुअली। जब ट्यूमरस सेल स्प्रेड करने लग जाती है तो उसको फिर हम बोलते हैं एक्चुअली कैंसर। ठीक है, अभी देखो, ट्यूमर को ना दो क्लासेस में पढ़ा जाता है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि सेल्स बस एक ही जगह ग्रो कर रही है। बिनाइन मतलब स्टैटिक पोजीशन पे। ठीक है, जब ये ट्यूमर सेल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। तो ट्यूमर के दो टाइप होते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ही एक्चुअली कैंसर है। जब ट्यूमर सेल्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने लग जाए तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और यही एक्चुअली कैंसर है। ठीक है, जब कैंसर सेल्स, ये सेल्स कैंसर सेल हो गई, ये सेल जब दूसरी जगह जाने लगती है ना तो प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये स्लाइड में हमने क्या देखा कि नॉर्मल सेल है, अगर वो एबनॉर्मल डिवाइड करने लगती है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाने लगती है तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जब ये सेल दूसरी जगह स्प्रेड होने लगती है तो उस ट्यूमर को हम बोल देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर।
इसी को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टैसिस, मतलब सेल्स जब ट्रेवल करने लग जाए तो उसको बोल देते हैं मेटास्टैसिस। ठीक है, तो ट्यूमर दो तरीके के होते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो नॉन इन्वेजिव होता है, मतलब ये एक ही जगह रहता है, ये कहीं और सेल्स को स्प्रेड नहीं करता। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसकी सेल बॉडी के दूसरे टिश्यूज तक भी स्प्रेड आउट होने लगती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये है कनेक्टिव टिश्यूज और ये है आपका एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, या जो भी समझ लो, जो भी टिश्यू पार्ट आप समझते हो। ठीक है, ये है, इसमें कैंसर हुआ तो ऐसे सेल्स बढ़ गई, बहुत सारी सेल्स बढ़ गई। फिर क्या हुआ, फिर ये सेल जितनी डिवाइड करनी थी कर ली, अब इसको करना है ट्रैवल, है ना। तो एक जगह से जब दूसरी जगह जाने लगती है तो ये हो जाता है मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट या इन्वेजिव टाइप ऑफ ट्यूमर। ओके, तो अभी हमने देखा कि ट्यूमर कितने तरीके के होते हैं कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो और कैंसर सेल है तो डिवाइडिंग सेल ही ना, हमारी ही बॉडी की सेल्स थी, वही ज्यादा डिवाइड होने लग गई तो कैंसर कॉज हो गया। तो क्या हम हमारी सेल और कैंसर सेल दोनों नॉर्मल होती हैं, या दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में कोई डिफरेंस है? नॉर्मल सेल और कैंसर सेल, चूंकि कैंसर सेल हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हम डिसीज बोल रहे हैं, तो ओब्वियसली हमारी सेल से, मतलब नॉर्मल सेल से कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक रख लेती हैं कैंसर सेल, इसलिए वो हो जाती है कैंसर सेल और वो डिवाइड करती हैं हाईली एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। तो कुल मिला के कैंसर सेल ऐसी सेल हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल सेल से अलग हो जाते हैं। तो ये अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द कैंसर सेल। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। चलो, तो कैंसर सेल ओब्वियसली अलग है, तो अलग क्या है उसमें देखो, कैंसर सेल जो होती है ना वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, मतलब वो अपना काम खुद देख लेगी, है ना। अगर आप उसको बाहर से खाना नहीं भी दोगे ना तो भी वो अपना सिस्टम कहीं ना कहीं से चला ही लेगी। ठीक है, तो वो होती है सेल्फ सफिशिएंट। दूसरा, डोंट शो कांटेक्ट इनिबिशन। ये क्या होती है, कांटेक्ट इनिबिशन शो नहीं करती, मतलब जैसे दो सेल होती है ना, एक दूसरे से कांटेक्ट में ही रहती है, ज्यादातर कांटेक्ट में होती है। ठीक है, ये जो सेल्स होती है ना, ये इनिबिशन शो कर देती है कि आप रहो तो भी ठीक है, नहीं रहो तो भी ठीक है, मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी। ठीक है, तो कांटेक्ट इनिबिशन शो नहीं करती कैंसर सेल्स। तीसरा, इंक्रीज ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स ऑन सेल सरफेस। देखो कैंसर की एक खासियत है, इसको जब ग्रोथ करनी है ना तो ये क्या करती है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा यूज करती है। कैंसर सेल को ग्रो करना है ना तो ग्लूकोज लगता है बहुत ज्यादा, तो ये क्या करती है, अपनी सरफेस पर ग्लूट रिसेप्टर्स बढ़ा लेती है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स बढ़ा लेती है। तो उससे क्या होगा, सरफेस पे जितने ज्यादा ग्लूट ट्रांसपोर्टर होंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज ले पाएगी, तो आसपास जितना भी ग्लूकोज अवेलेबल सब ले लेती है कैंसर सेल। तो इसके सरफेस पर नॉर्मल सेल के कंपेरिजन ज्यादा ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एमडीआर रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रिसेप्टर पाए जाते हैं, मतलब अगर आप कोई कैंसर सेल को ड्रग दोगे ना तो भी वो क्या करेगी, इन ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर होते हैं। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है कैंसर सेल, क्योंकि इसके पास इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, इनसेंसिटिव टू एंटी प्रोलिफरेटिव सिग्नल, मतलब कि सेल के पास सिग्नल आया कि आपको प्रोलिफरेशन नहीं करना है तो ये ना इंसेंसिटिव हो जाती है, कि किसी ने बोला भी कि नहीं डिवाइड करना है तभी भी डिवाइड ही करते चले जाती है। तो ये अपने पास एंटी प्रोलिफरेटिव सिग्नल को स्टॉप करके रखती है कि मुझे नहीं सुनना, मुझे तो अपना डिवाइड करना है, तुम कुछ भी बोलो, है ना। तो इसके पास ये इंसेंसिटिव हो जाती है
प्रोलिफरेटिव सिग्नल के अगेंस्ट काम करने के लिए। ओके, लेस प्रोन टू अपोप्टोसिस, कैंसर सेल की एक और खासियत है, ये अपोप्टोसिस की तरफ जाती ही नहीं है। अपोप्टोसिस क्या है? नेचुरल प्रोग्रामिंग है ना सेल का, कि अगर सेल में कोई डीएनए डैमेज हो गया या सेल का कोई नुकसान हो गया तो सेल की डेथ करवानी पड़ती है। तो कैंसर सेल का ऐसा कहना है कि अगर डैमेज भी हो गया तो भी डिवाइड करेगी। तो डिवाइड करने की टेंडेंसी इसमें बहुत हाई होती है, और जहां डिवाइड करने की टेंडेंसी होती है वहां अपोप्टोसिस खत्म हो जाता है, होता ही नहीं है। ठीक है। डिफेक्टिव इन इंट्रासेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म, ये अंदर की तरफ जो सिग्नलिंग चलती है ना, सब डिफेक्टिव चलती है, इसलिए हो जाती है डिफेक्टिव। सेल डिफेक्टिव हो जाती है तो ही कैंसर बनती है। ठीक है। इंड्यूस एंजियोजेनेसिस, ये एंजियोजेनेसिस को इंड्यूस करती है, मतलब जहां पर डिवाइड होती है ना सेल्स, वहां पर ना बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स को इकट्ठा कर लेती है। तो ब्लड वेसल्स का इकट्ठा होना, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड का आना एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। उससे कैंसर सेल को क्या फायदा है? तो देखो, ब्लड वेसल जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा खाना मिलेगा उसको, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो इसलिए कैंसर सेल को अपना सर्वाइवल के लिए ना एंजियोजेनेसिस करना पड़ता है। कैन सर्वाइव इन फॉरेन एनवायरनमेंट, मतलब आप इन सेल्स को किसी भी एनवायरनमेंट में डाल दो, वो ग्रो कर लेंगी क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं। प्रोड्यूस टीलोमरेजेस, ये स्पेशल खासियत है इसकी कि कैंसर सेल में ना टीलोमरेज हाईली एक्टिव होते हैं और ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होती हैं। शो क्रोमोसोमल सर्कुलराइजेशन, है ना। नॉर्मल हमारी सेल जो होती है ना, उनका जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम होते हैं ना, वो पूरे लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि कोई कैंसर सेल में, अगर नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई है ना, तो कैंसर सेल क्या कर लेती है, अपने क्रोमोसोम को सर्कुलराइज कर लेती है, ताकि उसके क्रोमोसोम को कोई डिस्टर्ब ना करे और वो अपना काम अच्छे से करते रहे, है ना। इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, सेल में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करने लगती है। लैक्टिक एसिड क्यों? क्योंकि देखो, नॉर्मल सेल को अगर ग्रो करना है ना, रेस्पिरेशन करना है, तो उसको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली लगेगा। अब जब सेल विगरसली डिवाइड करती है ना, तो ऑक्सीजन पहुंचे ना पहुंचे, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी हाई मिलता है। एलिमिनेट और स्केप इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को दूर कर देती है। इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता कि कुछ गड़बड़ है, जब हाइपर डिवाइडेशन हो जाता है ना, तब इम्यून सेंस कर पाता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही। अदरवाइज ये एलिमिनेट या स्कैप करने की टेंडेंसी रखती है इम्यून सेल्स को। सो दीज आर द फ्यू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अकरिंग इन द कैंसर सेल्स। और ये सब ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि इनमें से कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, एक बार ये कैरेक्टरिस्टिक देखो अच्छे से। इस पर बेस्ड एमसीक्यूज आ चुके हैं कि क्वेश्चन आया है कि कैंसर सेल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें से 2-3 ऑप्शन दे दिए थे उन्होंने। देखो, एक चीज ये समझ लो, डोंट शो कॉन्टेक्ट इनिबिशन, है ना। मैंने बोला कि दो सेल्स आपस में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है ना, तो वो एक दूसरे से मतलब हर चीज शेयर करती है, खाना, सिग्नलिंग, है ना, कि सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, हर चीज। तो जब दो सेल एक दूसरे के पास पास में होती है, तो वो सेल अपने अपने प्रोलिफरेशन, अपने अपने सर्वाइवल के सिग्नल एक दूसरे को देते रहती है कि तुम सर्वाइव करो, तुम प्रोलिफरेट करो, है ना। तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट इनिबिशन का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल सेल जो होती है ना, दो सेल्स है, दोनों सेल को सिग्नल आया कि आपको प्रोलिफरेशन नहीं करना, है ना। तो पास एक सेल को सिग्नल आया कि आपको प्रोलिफरेशन नहीं करना, तो दूसरी वाली सिग्नल भी देगी कि आपको भी प्रोलिफरेशन नहीं करना है। तो ना, ये अगर कोई सेल को ग्रोथ करनी है तो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, पर अगर दूसरे में कोई इनिबिशन करना है तो वो कांटेक्ट के थ्रू भी इनिबिशन को बताती है कि दोनों सेल आपस में कांटेक्ट में है, तो दोनों ही इनिबिट होगी, दोनों ही प्रोलिफरेट नहीं करेगी। पर कैंसर सेल क्या कर देती है, वहां से हट जाती है कि मुझे प्रोलिफरेशन करना है तो मैं तो तुम्हारी नहीं सुनूंगी, लाइकवाइज, है ना। तो कांटेक्ट इनिबिशन शो नहीं करने का मतलब है कि एक सेल में जब भी इनिबिशन का सिग्नल आता है,
तो कैंसर सेल वो इनिबिशन के सिग्नल को सपोर्ट नहीं करती और वहां से हट जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डोंट शो कॉन्टेक्ट इनिबिशंस। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। तो आगे हम देखें कि सेल, अगर कैंसर सेल बनती है तो ऐसे क्या फैक्टर होते हैं जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल बना देते हैं, है ना। तो कुछ फैक्टर होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। वो फैक्टर जिनकी वजह से कैंसर कॉज होता है उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं जो कि कैंसर कॉज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक केमिकल हो सकते हैं, कुछ रेडिएशंस भी हो सकती है ना। तो केमिकल में अगर मैं बात करूं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्कलाइटिंग एजेंट्स, मस्टर्ड गैस और नाइट्रोसामीन्स, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर सेल में डीएनए डैमेज हो जाए, है ना, तो भी, और वो डीएनए अगर आपका रिपेयर ना हो और वो डिवाइड करने लग जाए तो उसकी वजह से भी कैंसर कॉज होता है और सेल नॉर्मली डिस्टर्ब हो जाती है ना। इनमें से ये ज्यादातर एजेंट जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं, और डीएनए को डैमेज करने की वजह से उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाती है किसी भी सेल की, ठीक है। तो अगर आपको सेल को नॉर्मल रखना है तो डीएनए को प्रॉपर रखना पड़ेगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि डीएनए डैमेज ना हो जब हम सेल पे काम कर रहे होते हैं तब, ठीक है। अगर डीएनए डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने की भी टेंडेंसी हमारी सेल के पास होती है, पर अगर ये रिपेयर प्रॉपर ना हो पाए और ये नंबर ऑफ टाइम डैमेज डीएनए रिकवर ना करे अगर हम, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। उसकी वजह से कैंसर कॉजिंग हो सकती है कंडीशंस। और ये कुछ केमिकल हैं जिनके नाम आ चुके हैं कि इनमें से कौन सा कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं इसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्कलाइटिंग एजेंट्स, मस्टर्ड गैस और नाइट्रोसामीन्स। अब कुछ एक फैक्टर ऐसे, कुछ एक केमिकल ऐसे होते हैं जो ट्यूमर को इनिशिएट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्यूमर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स जो ट्यूमर को इनिशिएट करवा सकते हैं उनके एग्जाम्पल है बेंजोपाइरिन डाइमिथाइल बेंजा एंथ्रासीन, DMBA। फिर से बोल रही हूँ, बेंजोपाइरिन, है ना, बेंजोपाइरिन, या फिर डाइमिथाइल बेंजा एंथ्रासीन, डाइमिथाइल डाइमिथाइल बेंजा एंथ्रासीन, ये अलग कंपाउंड है, बेंजोपाइरिन अलग कंपाउंड है। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि अगर आप किसी टिश्यू पर इसका कुछ भी अमाउंट डालो तो वहां से ट्यूमर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोसेस, ट्यूमर बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ एक केमिकल होते हैं जो ट्यूमर को प्रमोट करते हैं कि हाँ ट्यूमर बन रहा है तो ये डाल दो तो ट्यूमर और ग्रोथ करेगा, है ना। तो अगर कोई भी कंपाउंड एक बार इनिशिएटर से एक्यूमुलेट हो चुका है और बाद में अगर आपने प्रमोटर डाल दिया तो ट्यूमर बनने के चांसेस 100% हो जाते हैं, है ना। जैसे कि फॉर्बोल एस्टर, टेट्रा डेकेनॉइल फॉर्बोल, ये हो गया आपका TPA। ये दो कंपाउंड है जो कि ट्यूमर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इनिशिएटर और प्रमोटर का क्या रोल है और ये कैसे कैंसर कॉज कर सकते हैं। इनके नाम देख लो अच्छे से, है ना। एक होता है DMBA और एक होता है TPA। दिस इज द इनिशिएटर एंड दिस इज द प्रमोटर। क्या होता है इनिशिएटर, जैसे नॉर्मल सेल है ना। अपन ने डाला इनिशिएटर, इनिशिएटर क्या नाम बोला मैंने, DMBA, डाइमिथाइल बेंजा एंथ्रासीन, ठीक है। ये इनिशिएटर नॉर्मल सेल को अगर आपने दिया तो सेल, नॉर्मल सेल जो होती है वो ट्यूमर सेल बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक उसमें इनिशिएट हो जाते हैं। अब अगर इस इनिशिएटर को डालने के बाद, है ना, इनिशिएटर क्या करता है, इनिशिएटर म्यूटेशन करवाता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। नॉर्मली म्यूटेशन कॉज करता है
और म्यूटेशन कॉज करने की वजह से अगर आप इसको बाद में प्रमोटर दे दो, तो प्रमोटर की वजह से ये जो इनिशियल सेल जो ट्यूमर में कन्वर्ट हुई थी वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगती है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है जो कि लार्ज ट्यूमर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज कि अगर ट्यूमर कॉज करवाना है तो इनिशिएटर देना जरूरी है। अगर इनिशिएटर दिया है और ट्यूमर दे दो तो सेल हाईली डिवाइड हो जाती है और ट्यूमर फॉर्म करती है। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमको ट्यूमर कॉज करवाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, पर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि कौन से फैक्टर हैं जो ट्यूमर कॉज करवाते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो ट्यूमर को और बढ़ाते हैं। ठीक है, ये चेक करने के लिए इनिशिएटर और प्रमोटर जैसे टर्म्स को लेकर स्टडी किया जा चुका है कि अगर आप ऐसा लोगे तो आपको ट्यूमर हो सकता है, अगर आप इस डोज को रिपीटेड मैनर में लोगे तो कैंसर के डेवलप होने के चांसेस हाईली होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल व्यूज। ओके, तो एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि अगर इनिशिएटर देते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ टाइम प्रमोटर का ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब प्रमोटर 2 4 6 बार देते हैं, तो उससे कॉज हो जाता है कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनिशिएटर और प्रमोटर का रोल कि अगर एक बार इनिशिएटर दिया और बहुत बार प्रमोटर दिया तो कैंसर होगा, श्योर है। ठीक है, अब क्या हुआ, सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक बार मैंने इनिशिएटर दिया और उसके बहुत टाइम बाद प्रमोटर दिए तो भी कैंसर कॉज होगा। ठीक है, अब अगर पहले प्रमोटर दे दिया और फिर इनिशिएटर दिया तो कैंसर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कैंसर इनिशिएट करने के लिए इनिशिएटर जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक बार प्रमोटर दिया, सॉरी एक बार इनिशिएटर दिया और नंबर ऑफ टाइम प्रमोटर दिए पर एक गैप में दिया, मतलब अल्टरनेटिव मैनर में दिया, 2 2 3 3 घंटे के आवर्स में या फिर एक एक दिन के ऑल्टरनेट पे दिया, एक दिन प्रमोटर दिया दूसरे दिन प्रमोटर दिया, ऐसा तो भी कैंसर कॉज नहीं होगा। मतलब रिपीटेड प्रमोटर देना जरूरी है। अगर कैंसर कॉज होगा तो कैसे होगा, प्रमोटर्स के रिपीटेड एक्सपोजर से होता है। ठीक है, अगर सिर्फ इनिशिएटर दिया, एक इनिशिएटर का एक्सपोजर अगर बार बार करते हैं तो भी कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि ये जो इनिशिएटर होता है ना, इनिशिएटर सिर्फ भी इनफ है कैंसर कॉज करने के लिए। ओके, और प्रमोटर के कॉम्बिनेशन के साथ कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ओके, तो इन जनरल इनिशिएटर करता क्या होगा, तो इनिशिएटर ना डीएनए को डैमेज कर देते हैं। इनिशिएटर एक बार डीएनए को डैमेज कर देते हैं और वो वापस से रिपेयर अगर नहीं होता तो फिर कैंसर कॉज हो जाता है ना। और ट्यूमर प्रमोटर जो होते हैं वो डीएनए को डैमेज नहीं करते, पर ये प्रोसेस को इनहेंस करते हैं, डिस्टर्बिंग प्रोसेस को और इनहेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो जाता है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट फॉर इनिशिएटर एंड प्रमोटर्स। इन दिस स्लाइड हम देख रहे हैं कि कैंसर और उसमें जीन्स का क्या रोल है, कैंसर का कुछ जीन से क्या रिलेशन, या आ, आ, अगर डीएनए के डैमेज की बात हो रही है, डीएनए लेवल पे म्यूटेशन की बात हो रही है, तो डीएनए में ऐसा क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कैंसर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जनरली कैंसर को लेकर 2 तरीके के जीन्स पढ़े जाते हैं हमारी बॉडी में, है ना। तो 2 तरीके के जीन्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स और एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब नॉर्मल जीन्स, हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स में नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए के पास नॉर्मल जीन है, तो जो नॉर्मल जीन होता है ना वो होता है प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन हाईली एक्टिव हो जाए तो वो फिर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसने अपना फंक्शन अगर गेन कर लिया, हाईली गेन कर लिया, तो कैंसर हो जाएगा।
दूसरा, ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब ऐसे जीन जो ट्यूमर को सप्रेस करेंगे, ट्यूमर को रोकेंगे। तो अगर इनका काम बंद हो जाए या इनका फंक्शन लॉस्ट हो जाए तो भी कैंसर कॉज हो सकता है। तो कैंसर दो कंडीशन में हो सकता है, एक या तो गेन ऑफ फंक्शन हो या तो फिर लॉस ऑफ फंक्शन हो। इसका क्या मतलब है आगे हम डायग्राम में समझते हैं। जैसे समझो पहली कंडीशन है कि ये नॉर्मल सेल है और ये नॉर्मल जीन है, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम की दो कॉपी है ना, ये नॉर्मल सेल। अगर किसी क्रोमोसोम में एक सिंगल म्यूटेशन हुआ और ये सिंगल म्यूटेशन की वजह से नॉर्मल सेल थी ना, वो म्यूटेट, मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन की वजह से ये नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन था, ये कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में। तो ऑन्कोजीन जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, मतलब अब ये कैंसर कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना फंक्शन गेन कर लिया, इसमें म्यूटेशन हुआ और इसने अपना फंक्शन क्या कर लिया, हाइपर कर लिया। नॉर्मल जो फंक्शन कर रहा था उससे बहुत ज्यादा फंक्शन करने लग गया, तो इसको बोल देते हैं ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन कैंसर कॉज करते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये गेन ऑफ फंक्शन की वजह से हुआ, ठीक है। दूसरा, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में कोई जीन है जो ट्यूमर सप्रेसर का काम कर रहा था, उस ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हुआ और वो इनएक्टिव हो गया, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो गया। एक क्रोमोसोम में इनएक्टिव हो गया तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, पर अगर दोनों क्रोमोसोम, दोनों में दो कॉपी है ना, तो दोनों ही कॉपी अगर इनएक्टिव हो जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन की, तो सेल ट्यूमर सप्रेस करना बंद कर देगी, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकना बंद कर देगी, और इस तरीके से ट्यूमर अपनी मनमानी से ग्रो करेगा और जितना डिवाइड करना पेट भर के करेगा, क्योंकि उसको तो कोई रोकने ही वाला नहीं रह गया, है ना। तो इस केस में भी कैंसर कॉज हो सकता है। तो दो काम होते हैं अगर कैंसर होता है तो, पहला, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में जो कि हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो अपना फंक्शन लॉस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कोई भी जीन अगर अपना फंक्शन गेन कर ले तो वो ऑन्कोजेनिक हो सकता है, कैंसर कॉजिंग हो सकता है, और कुछ जीन मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर अपना फंक्शन लॉस कर दे तो भी कैंसर कॉज हो सकता है। इज इट ओके? अभी तक सब ठीक है ना? क्यों मैम, सप्रेसर तो रोकता है, हाँ हाँ बिल्कुल रोकता है। वेरी गुड नंदिनी, एक बार फिर से बोल रही हूँ, चलो देखो, मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज किए हैं, एक मैंने टर्म यूज किया है ऑन्कोजीन और एक मैंने टर्म यूज किया है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ओके, देखो ये नॉर्मल सेल है, जैसे समझो कि एक नॉर्मल सेल में एक क्रोमोसोम है जिसके पास कोई जीन है जो सेल डिवीजन में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई जीन है जो सेल डिवीजन नॉर्मल करता है। अब उस सेल डिवीजन वाले जीन में हो गया है म्यूटेशन, और उसमें म्यूटेशन की वजह से ना वो हो गया है हाइपर एक्टिव। तो म्यूटेशन की वजह से उसने क्या कर लिया, अपना फंक्शन और गेन कर लिया, जितना कर रहा था उससे और ज्यादा करने लग गया। तो ऑलरेडी सेल डिवाइड तो कर ही रहा था, वो हाइपर एक्टिव हो गया, तो जिसकी वजह से वो नॉर्मल जीन मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन से कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में। तो इसने अपना फंक्शन क्या कर लिया, गेन कर लिया, हाइपर एक्टिव हो गया। अब दूसरी कंडीशन है कि हमारी सेल में कुछ जीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन मतलब अगर ये जीन एक्टिव हुए तो ट्यूमर नहीं बनेगा, ट्यूमर को क्या करते हैं, ये सप्रेस करके रखते हैं। तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल फंक्शन करते हैं ना, तो सेल को रेगुलेट करते हैं कि आपको इतना ही डिवाइड करना है, इससे ज्यादा डिवीजन की जरूरत नहीं है। तो जब सेल डिवीजन को आप रेगुलेट करते हो ना, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन ही ये काम करवाते हैं कि हाँ इतना डिवाइड कर ली, बस हो गया, अब रुक जाओ। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन ही नहीं होगा तो सेल को कोई बोलने वाला नहीं होगा कि आपको रुकना है, इतना सारा थोड़ी ना डिवाइड करना था। लाइकवाइज, तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाए
तो समझो एक क्रोमोसोम में हो जाए तब तक तो ठीक है, दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन वाला काम संभाल लेगा। पर अगर दोनों ही ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पर अब रेगुलेशन देखने वाला कोई नहीं होगा और ये सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड ही करते रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या डिवीजन का रीजन क्या हो गया, यहाँ पर ट्यूमर सप्रेसर जीन ने अपना फंक्शन लॉस्ट कर दिया, तो वो अपना फंक्शन कर नहीं पा रहा है, जिस वजह से रेगुलेशन खत्म हो गया और इस वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से कैंसर होता है। तो गेन फंक्शन किसका होगा, सेल साइकिल वाले जीन्स जो होते हैं ना, सेल साइकिल में जितने भी जीन्स होते हैं अगर वो एक्टिव हो जाए हाइपर तो कैंसर होगा, और ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर अपना फंक्शन लॉस्ट कर दे तो भी कैंसर होगा। ओके, चलो। तो हमने देखा कि प्रोटोऑन्कोजीन में चेंजेस होते हैं, तो प्रोटोऑन्कोजीन में कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। तो समझो ये आपका प्रोटोऑन्कोजीन है ना। प्रोटोऑन्कोजीन मतलब नॉर्मल जीन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है लास्ट ईयर में प्रोटोऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन को लेकर कि कैंसर कॉजिंग जीन कौन सा होता है। तो प्रोटोऑन्कोजीन इज द नॉर्मल जीन, ठीक है। ऑन्कोजीन होता है कैंसर कॉजिंग। अगर प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है तो ही कैंसर होता है, अदरवाइज प्रोटोऑन्कोजीन इज द नॉर्मल जीन। ओके, प्रोटोऑन्कोजीन जो होते हैं ना, अगर इनमें कहीं पर म्यूटेशन हो जाए तो फिर ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनके कोडिंग सीक्वेंस में कोई चेंज आया तो वो जो प्रोटीन बना रहे थे ना वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। या फिर ये जीन है प्रोटोऑन्कोजीन, इसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई तो इसका बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट भी कैंसर कॉज करवा सकते हैं। मतलब बहुत सारा प्रोटीन बन रहा है, ये बहुत सारे प्रोटीन सेल रेगुलेशन में जाएंगे, सेल रेगुलेशन को हाइपर एक्टिवेट करेंगे, मतलब सेल डिवाइड करवाएंगे। लाइकवाइज प्रोटोऑन्कोजीन क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की वजह से भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए तो भी ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर से बोलूं, प्रोटोऑन्कोजीन में अगर कोई चेंज होते हैं तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकता है। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, पहला, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से जो प्रोटीन बना था वो हाइपर एक्टिव हो जाए, या फिर उसके जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाए। एम्प्लीफिकेशन मतलब एक कॉपीज की बजाय 4-5 कॉपीज बना ली, तो 4-5 कॉपी की वजह से 4-5 प्रोटीन बन जाएंगे, तो इतने सारे प्रोटीन की जरूरत नहीं थी, अब इतना सारा बन गया तो ये काम करेगा, तो जरूरत से ज्यादा काम करेगा, जरूरत से ज्यादा काम करेगा तो जरूरत से ज्यादा सेल डिवाइड करेंगे। लाइकवाइज, ठीक है। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट भी हो जाता है, क्रोमोसोम कहीं जाके रीअरेंज हो गया, किसी के साथ जुड़ गया, है ना। तो अगर ये कुछ डीएनए सीक्वेंसेस के साथ जुड़ जाता है तो प्रोटीन भी हाइपर एक्टिवेट कर देता है, या फिर ये कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ जुड़ जाता है तो भी प्रोटीन के फ्यूजन के साथ हाइपर एक्टिवली फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ओके। तो प्रोटोऑन्कोजीन्स इन तीनों वजह से कैंसर कॉजिंग हो सकता है, या तो ऑन्कोजीन या फिर उनके प्रोडक्ट, दोनों ही कैंसर कॉज करवा सकते हैं। ठीक है, अब कैंसर कहाँ पर हो रहा है उस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, और इनकी अपनी अलग अलग नेमिंग्स कर दी गई है कि अगर देखो क्लासिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए। एक होता है मतलब बॉडी में क्या बहुत सारे टिश्यूज होते हैं ना, तो कौन से टिश्यू में कैंसर हो रहा है तो उसके हिसाब से ना उनको अलग अलग नाम दे दिए। तो इनके नाम है क्या क्या, एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, लिम्फोमा और मेलेनोमा। क्या मतलब है इन सब का, तो ये नाम देखो। कार्सिनोमा ऐसा कैंसर जो एपिथेलियल सेल्स में हो जाए, ऐसा कैंसर जो एपिथेलियल सेल्स में हो जाए। एपिथेलियल मतलब आपके टिश्यू की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना उसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जैसे स्किन होता है ना, स्किन हमारी बॉडी की पूरी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है, ऐसे हमारे हर टिश्यू, हर बॉडी लाइनिंग, हर ऑर्गन की आउटर लाइनिंग होती है ना उसको बोलते हैं एपिथेलियल
टिश्यूज, एपिथेलियल सेल्स। तो किसी भी एपिथेलियल सेल्स में अगर कैंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। ओके। दूसरा होता है आपका सार्कोमा। सार्कोमा मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या? तो कनेक्टिव टिश्यूज में जैसे कि बोन हो गया, मसल हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, इनमें अगर कैंसर होता है तो इसको हम बोलते हैं सार्कोमा। ओके। अगला है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इट्स रिलेटेड टू द डब्ल्यूबीसी, है ना। अगर डब्ल्यूबीसी में कैंसर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ऐसा ही एक टर्म होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा मतलब लिम्फेटिक सेल्स, है ना, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोमा रिलेटेड टू द लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट में स्पेशली आती हैं आपकी बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है। तो अगर बी सेल्स और टी सेल्स का कैंसर होता है ना तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा। और अगर बी सेल टी सेल में कैंसर हुआ तो बी सेल टी सेल कहाँ मिलती हैं? लिम्फ नोड्स में। तो लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड भी अफेक्ट होते हैं इन द केस ऑफ लिम्फोमा कैंसर। ओके। एक होता है आपका माइलोमा। माइलोमा मतलब स्पेशली ब्लड कैंसर, जानते हैं आप लोग, ब्लड कैंसर। ये माइलोमा कहा जाता है। माइलॉइड प्रोजेनेटर का एग्जाम्पल है, माइलॉइड सेल का एग्जाम्पल है ये इसमें बोन मेरो भी अफेक्ट होती है और ब्लड प्लाज्मा सेल भी अफेक्ट होती है। ठीक है। तो जो ब्लड कैंसर एक टाइप हम लोग पढ़ते हैं वो माइलोमा कहा जाता है। और एक होता है मेलेनोमा। मेलेनोमा मतलब मेलेनोसाइट्स। तो मेलेनोसाइट प्रेजेंट होती है आपके स्किन पे। तो स्किन पे मेलेनोसाइट्स होते हैं जो कि मेलेटोनिन सिक्रेट करते हैं ना, मेलेटोनिन बनाते हैं। तो अगर मेलेनोसाइट्स का कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं मेलेनोमा। ओके। तो ये सारे नाम आई थिंक आपने देख लिए हैं। और इन्हीं टाइप्स पे बहुत बार टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आए हैं या फिर सिंपली एक एक नाम देकर भी पूछा जाता है कि बताओ सार्कोमा क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दे देंगे आपको कि सार्कोमा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, या फिर कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, या फिर डब्ल्यूबीसी का कैंसर, या फिर ब्लड कैंसर लाइकवाइज। तो ये नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नाम देखो फिर मैं पूछती हूँ। पहला कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा, देख लो काय में होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में होता है। ल्यूकेमिया किस में होता है? तो जनरली डब्ल्यूबीसीज का कैंसर जो होता है ना वो ल्यूकेमिया कहा जाता है डब्ल्यूबीसीज में। अब देखो डब्ल्यूबीसीज ना दो तरीके की होती है, एक होता है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में तो बहुत सारे हो गए जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस, ऐसा। इनका कोई कैंसर होना तो वो ल्यूकेमिया। पर अगर टी सेल बी सेल हो तो हो जाता है आपका लिम्फोमा। माइलोमा मतलब कि ब्लड कैंसर, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड। और इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों ही इंक्लूड होता है वैसे माइलोमा में। मेलेनोमा, मेलेनोमा मतलब मेलेनोसाइट्स का कैंसर। ठीक है। तो माइलोमा और मेलेनोमा में तो सफिशिएंट डिफरेंस है ही, पर हम लोग पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं तो समझते नहीं है, इसलिए एक बार इसको और अच्छे से देख लो। देख लिया तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर रिलेटेड। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। Choose the incorrect match based on malignant growth. इसमें से इनकरेक्ट बताना है। पहला माइलोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, मेलेनोमा।
वेरी गुड। सृष्टि, पलक, हनी, नंदिनी का रिप्लाई नहीं आया। और कौन है? हम्म। ओके, चल। तो इसमें से इनकरेक्ट पूछा था ना, तो माइलोमा कैसा कैंसर होता है? ब्लड। तो यहाँ पे लिखा है कनेक्टिव टिश्यूज का, तो गलत हो गया। कार्सिनोमा किसका होता है? तो एपिथेलियल टिश्यूज का होता है। लिम्फोमा लिम्फ नोड्स में मेलिग्नेंसी शो करता है। मेलेनोमा पिगमेंट सेल्स में मेलिग्नेंसी करता है। हाँ, तो 3 स्टेटमेंट सही हो गए। ओके, चलो फिर से आते हैं टॉपिक पे। यहाँ तक पढ़ा हमने कि ब्लड जो कैंसर होता है ना, उसके इतने सारे टाइप्स होते हैं, है ना। अब कैंसर, ये सब छोड़ो। कैंसर जो होता है ना, वो बहुत सारे वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, और इनके एग्जाम्पल है। 2 तरीके के वायरस होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। पहला है आपका डीएनए वायरस, और दूसरा है आपका आरएनए वायरस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है डीएनए वायरस के। एक होता है पेपोआ वायरस, जिसका एग्जाम्पल है पेपिलोमा। ठीक है, और ये क्या करता है? ये सर्विक्स सर्विक्स कैंसर कॉज करता है। एक होता है हेपेंडा वायरस फैमिली, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों आते हैं। ये क्या करते हैं? ये लीवर कैंसर कॉज करते हैं। एक होता है आपका हर्पस वायरस फैमिली से एप्स्टीन बार वायरस, जो कि बर्किट लिम्फोमा कैंसर कॉज करता है। मतलब कि बर्किट्स लिम्फोमा मतलब बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट मतलब बी सेल का कैंसर कॉज करवाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि डीएनए वायरस जो होते हैं वो कैंसर कॉज करवा सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है पेपोआ वायरस फैमिली, जिसमें पेपिलोमा आता है, जो कि यूटेराइन कैंसर या सर्विक कैंसर कॉज करवाता है। एक हेपेंडा फैमिली से आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी। ये क्या करते हैं? ये हेपेटाइटिस मतलब लीवर कैंसर कॉज करवाते हैं। एक होता है हर्पस वायरस, जो एपिस्टीन बार वायरस होता है। ये क्या करता है? ये बी सेल का कैंसर कॉज करवाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे डीएनए वायरसेस। फिर होता है आपका आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में एक ही फैमिली है। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसको बोलते हैं रिट्रोवायरस। ठीक है, ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इनको बोलते हैं रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस के 2 क्लासेस है। एक होता है आपका ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, HTLV के नाम से पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ये क्या करता है? ये लिम्फोमा कॉज करवाता है। लिम्फोमा मतलब लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का कैंसर कॉज करवा सकता है। कौन? ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, जो कि एक रिट्रोवायरस फैमिली से बिलोंगिंग है। दूसरा होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स कॉज करवाता है, और ये सार्कोमा कॉज करता है। सार्कोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर कॉज करवाता है। ठीक है, अगर कैंसर मतलब HIV जो होता है ना, वो कैंसर भी कॉज करवा सकता है। ठीक है, HIV के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एड्स करता है। इट इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द एड्स। हाँ, पर इनिशियल इन्फेक्शन अगर एड्स HIV का होता है, तो इनिशियली तो ऑब्वियसली एड्स कॉज करता है, पर लॉन्ग टर्म एड्स कैंडिडेट को कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, और इनको बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा। ये कैपोसी सार्कोमा में मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने वायरसेस पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यूज का कैंसर कॉज करवाता है। टेबल देख लो अच्छे से, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। आपको टेबल दे देंगे, एक तरफ वायरस का नाम दे देंगे, एक तरफ टाइप ऑफ कैंसर दे देंगे कि कौन क्या कॉज करवाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, चलो लास्ट 3 मेजर स्लाइड्स जो सेल के रेगुलेशन के लिए जरूरी है। देखो, अभी तो हमने बोला कि कैंसर जो होता है वो बहुत सारे केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी ये दोनों ना भी हो तो भी सेल के खुद के बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म की वजह से भी कैंसर हो जाता है।
अब ये बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म्स क्या है? तो बहुत बार सेल साइकिल के रेगुलेशन में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ना, वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है ना। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं P53, P21 और P27 के साथ आरबी। ये 4 प्रोटीन्स होते हैं जो सेल साइकिल चलाने के लिए जरूरी है। तो अगर ये सेल साइकिल चलाने वाले प्रोटीन ठीक से काम नहीं करें तो भी कैंसर कॉज हो सकता है। तो मतलब सेल के खुद के डिफॉल्ट होने की वजह से, सेल के खुद के सिग्नलिंग डिफॉल्ट होने की वजह से भी कैंसर हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने तो कभी टोबैको यूज तक नहीं किया है, मेरा तो लाइफ स्टाइल इतना प्रॉपर है। तो कुछ एक डिस्टर्बेंस बॉडी डिफॉल्ट की वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है, और ये इनके एग्जाम्पल है जिसमें बॉडी या सेल अपना नॉर्मल रेगुलेशन डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, चल तो हम देख रहे हैं इन प्रोटीन्स का क्या रोल है और इसकी वजह से कैसा कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहला प्रोटीन आपका P53, ये मैं पढ़ा रही हूँ, और मेरा मानना है कि आपने सेल साइकिल पढ़ लिया है और सेल साइकिल का रेगुलेशन भी पढ़ लिया है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज आपको पढ़ लेना चाहिए, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। वैसे मैं अपने लेवल पे समझा रही हूँ, पर आप लोगों को इसके साथ एक बार सेल साइकिल्स देखना जरूरी होगा। ठीक है, चलो तो अभी अभी नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे बेसिक डिस्कशन कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी डायग्राम डाल दिया है, वैसे समझ में आ जाएगा, और इसी को आप सेल रेगुलेशन, सेल साइकिल रेगुलेशन के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो एक P53 नाम का प्रोटीन होता है और एक P21 नाम का प्रोटीन होता है ना। जैसे एक नॉर्मल सेल है, अगर इसका डीएनए डैमेज हो जाए, है ना, डीएनए अगर डैमेज हो जाए तो उसी टाइम अगर समझो कि कोई सेल डिवाइड हो रही है और डिवाइड होने ड्यूरेशन में सेल का डीएनए जो है वो डैमेज हो गया, तो सेल साइकिल कंटिन्यू होगा क्या? अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो सेल साइकिल कंटिन्यू चलेगा क्या? बताओ, अगर कोई सेल डिवाइड कर रही है और उसका डीएनए डैमेज हो गया तो क्या सेल डिवाइड ही करती रह जाएगी? है ना, मतलब वेरी गुड सृष्टि, नहीं डिवाइड करेगी ना, थोड़ी देर के लिए सेल को रुकना पड़ेगा कि अभी मेरा डीएनए डैमेज हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मेरा डीएनए रिकवर हो जाए, फिर मैं डिवाइड करूंगी, है ना। तो उस टाइम सेल को ना अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट मतलब रोका जाता है, और ये अरेस्ट करने का काम कौन करेगा? तो अरेस्ट करने का काम करता है P53। ठीक है, जैसे ही डीएनए डैमेज होता है तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है P53। कैसे हो जाता है देखो, जैसे ही डीएनए डैमेज मिला तो P53 एक प्रोटीन MDM2 से जुड़ा रहता है ना। तो ये MDM2 यहां से हटेगा और ये क्या करेगा, P53 को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे एक प्रोटीन एक्टिव होता है जो कि इसका फॉस्फोरिलेशन कर देता है। तो P53 का अगर फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा तो P53 क्या करेगा, P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा काम करता है और वो एक प्रोटीन बनाता है P21। P53 जाएगा P21 के जीन के पास, उसको बोलेगा कि तुम प्रोटीन बनाओ, तो वो P21 mRNA और उसका बनेगा प्रोटीन। ये P21 क्या होता है, ये P21 होता है CDK इनिबिटर। मतलब जैसे आपका सेल साइकिल चल रहा था G1S फेज में और डीएनए डैमेज हो गया, तो आगे बढ़ना चाहिए था एस फेज में जाने के लिए। अभी क्या हुआ, आपको साइक्लिन सीडी के जो कि एक्टिव थे उनको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा कि देखो भैया डीएनए अभी अपना डैमेज हो गया है, अभी अपन सेल साइकिल नहीं चला सकते। तो साइक्लिन और सीडीके को ये P21 रोक के रखता है, बोलता है कि अभी आपको सेल साइकिल नहीं चलाना है। ठीक है, तो P53 का क्या काम है, सेल साइकिल को अरेस्ट करना, और P53 प्रोसेस को होल्ड करके रखवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
P53 खुद ये काम नहीं करता है, ये काम करवाता है किससे? P21 से करवाता है। तो P21 कैसा प्रोटीन हुआ? CDK इनिबिटर प्रोटीन हुआ। ये CDK को रोक के रखता है। अब क्या होता है? तब तक ये डीएनए को रिपेयर किया जाता है, रिपेयर सिस्टम आता है, डीएनए को डैमेज जो रिकवर करना होता है वो रिकवरी होती है, तब तक सेल अरेस्टेड फॉर्म में होती है। अगर डीएनए डैमेज हो गया तो ये सेल साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर डीएनए डैमेज नहीं हुआ, अगर डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं हुआ, तो फिर आपका ये सेल यहीं के यहीं अपोप्टोसिस के लिए चले जाएगी, सेल डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। पर कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। कैंसर सेल क्या बोलती है कि भैया मुझे तो P53 चाहिए ही नहीं, है ना। अगर P53 हुआ तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर देगा कि मेरा डीएनए डैमेज हुआ तो P53 बोल देगा कि नहीं, सेल साइकिल नहीं चलेगा, है ना। तो कैंसर सेल क्या करती है? ज्यादा तेज चलती है। क्या करती है ज्यादा तेज चल के? ये अपना P53 और P21 को लॉस्ट कर देती है ना। इनके पास दोनों में म्यूटेशन करवा देती है। तो दोनों के नॉर्मल म्यूटेशन की वजह, नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल मतलब P53 और P21 के जो जीन्स होते हैं उनके दोनों कॉपी में म्यूटेशन करवा देते हैं, और म्यूटेशन की वजह से डिवीजन की दिक्कत खत्म, और यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ गए? क्या सिग्नलिंग आपको समझ में आ गई? आपको ध्यान रखने हैं प्रोटीन्स, स्पेशली कि किसका क्या फंक्शन है। हाँ, ओके हनी, मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से सुनो। देखो, अगर सेल साइकिल चल रहा है, सेल डिवाइड कर रही है ना, डिवाइड हो रहा है, सबसे पहला स्टेट क्या होगा? G1 फेज, फिर होगा G1 से S फेज। चलो ठीक है। तो अभी समझो कि आपका डीएनए डैमेज हो गया। जैसे ही सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट हो गया, सेल को पता चला कि डीएनए डैमेज है, और सेल ऐसा सब चेक क्यों करती है? क्योंकि उसको ना एस फेज में जाके अपना डीएनए डीएनए डबल करना होता है ना। तो सेल पहले ना चेक करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो जैसे ही सेल साइकिल शुरू होता है ना, तो सेल चेक करती है कि डीएनए प्रॉपर है ना, सबसे पहले, क्योंकि डीएनए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब सेल ने चेक किया, तो सेल को पता चला कि अरे डीएनए तो डैमेज है। तो डैमेज होने पर एक प्रोटीन एक्टिव हो जाता है जो कि P53 को एक्टिव कर देता है, और P53 का कर देता है फॉस्फोरिलेशन। तो P53 एक्टिव होता है तभी जब डीएनए डैमेज होता है। डीएनए डैमेज हुआ, P53 एक्टिव हुआ। P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसा काम करता है, तो ये P21 के जीन पे जाके बाइंड कर जाता है। तो उसकी वजह से P21 का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिससे P21 का प्रोटीन बन जाता है। और ये P21 का प्रोटीन जो बनता है ना, वो साइक्लिन और सीडीके को होल्ड करके रखता है तब तक, जब तक कि ये डीएनए रिपेयर ना हो जाए। ठीक है, तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक ये डीएनए रिपेयर ना हो जाए। अगर ये डीएनए रिपेयर हो जाए तो सेल साइकिल आगे बढ़ेगा। तो कहां से जाएगा? G1 फेज से S फेज में, S से G2 में, फिर G2 से फिर फर्दर, है ना। तो इस तरीके से आपका सेल साइकिल चलेगा। तो सेल साइकिल चलाने के लिए साइक्लिन और सीडीके का रोल होता है ना, तो साइक्लिन सीडीके होना जरूरी है। तो जब तक डीएनए डैमेज रिकवर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस होल्ड पे होती है। और ये होल्ड पे किसने किया? P53 में। ठीक है, P53 तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक रिपेयर सिस्टम आएगा, डीएनए को डैमेज से नॉर्मल करेगा, फिर अपन सेल साइकिल चलाएंगे। अगर ये डीएनए नॉर्मल ना हो, नॉर्मल सेल की बात कर रही हूं मैं, अगर डीएनए नॉर्मल ना हो या डैमेज रिकवर ना हो, तो सेल साइकिल आगे नहीं चलेगा। सेल यहीं की यहीं अपोप्टोसिस के लिए चली जाएगी, क्योंकि इस सेल का अब डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, सेल को मारना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गड़बड़ वाली सेल है, और ये डिफॉल्ट सेल है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए। ठीक है, अब इसके अपोजिट कैंसर सेल में क्या होता है? कैंसर सेल में क्या होता है? कैंसर सेल होती है ज्यादा तेज। ये क्या कर देती है कि भैया देखो, P53 सेल साइकिल को रोक सकता है, तो अपन ना P53 को ही कर दो म्यूटेट। तो P53 और P21 दोनों ही म्यूटेट हो जाते हैं।
तो P53 पहचान नहीं पाता कि डीएनए डैमेज हुआ है तो सेल साइकिल रोकना है, तो सेल साइकिल रुकता ही नहीं है, चाहे डीएनए डैमेज भी हो जाए ना तो भी कैंसर सेल डिवाइड करते चले जाती है, और इसीलिए डिफॉल्ट सेल्स बनती है और ये डिफॉल्ट सेल्स डिसीज कॉज कर सकती है। ओके, तो कैंसर सेल में P53 अपना फंक्शन लॉस्ट कर चुका होता है। ठीक है, चल हाँ, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिवेट कर देती है P53 और P21 को, हाँ कैंसर सेल्स। ठीक है, अब देखो, एक एक और तरीके का कैंसर होता है, इसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनो मतलब रिलेटेड टू द रेटिना, रेटिना मतलब आईज से रिलेटेड डिसऑर्डर। आईज में आईज में जनरली अगर कैंसर होता है ना तो उसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, ये कैसा होता है और इससे क्या दिक्कत होती है, तो इससे क्या होता है, रेटिना का कैंसर हो जाता है, तो इसकी वजह से ना दिखाई नहीं देता, और जनरली ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है ना, छोटे बच्चों में क्या होता है, इसका रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो वेरी यंग एज में बच्चों को मल्टीपल ट्यूमर्स हो जाते हैं आंखों में, इसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा में जिनका डिफॉल्ट मैकेनिज्म हो जाता है, तो एक जीन होता है जिसमें म्यूटेशन हो जाता है और उसको हम बोलते हैं आरबी जीन, आरबी जीन रिलेटेड टू द रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, जो रेटिनोब्लास्टोमा क्रिएट करता है ना वो जीन का नाम बोल दिया आरबी जीन, तो आरबी जीन क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। ठीक है, और जो रेटिनोब्लास्टोमा का पेशेंट होता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा इंसिडेंट होते हैं कि उसमें लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर से बोलूं, रेटिनोब्लास्टोमा मतलब रेटिना का कैंसर। रेटिना जनरली दो दो जीन होते हैं ना अपने पास, तो दोनों ही जीन अगर आरबी जीन्स के दोनों ही जीन अगर डिफेक्टिव हो जाते हैं तो रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। ये छोटे मतलब बहुत ही यंग चिल्ड्रंस में ये डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं जिसमें दोनों आईज में ना ट्यूमर बन जाते हैं, तो धीरे धीरे विजन भी लॉस्ट हो जाता है, मतलब बच्चों को दिखना भी बंद हो जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनमें इस तरीके का कैंसर हो जाता है ना उनमें अदर कैंसर्स भी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। मतलब इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि उसका फर्दर सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम समझे कि ये आरबी प्रोटीन क्या है और ये इसके डिफॉल्ट से क्या फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। ओके, तो देखो साइक्लिन सीडीके वाला जो सेल सिग्नलिंग है ना वही वाला सिस्टम है कि अगर सेल साइकिल चलाना है तो साइक्लिन और सीडीके को एक्टिव करके रखना पड़ेगा, है ना। अब एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं आरबी प्रोटीन। ठीक है, ये आरबी प्रोटीन जनरली E2F प्रोटीन को रोक के रखता है। ये E2F प्रोटीन क्या होता है, अगर E2F प्रोटीन एक्टिव होगा तो वो एस फेज में जाने देगा सेल साइकिल को, और एस फेज से फिर सेल साइकिल आगे की तरफ बढ़ेगा और डीएनए का सिंथेसिस करेगा और फर्दर प्रोसेस होगा। ठीक है, E2F प्रोटीन जरूरी है सेल साइकिल चलाने के लिए। ठीक है, जबकि E2F का रेगुलेशन करता है आरबी प्रोटीन। अगर आरबी प्रोटीन E2F से बाइंड करेगा ना तो सेल साइकिल रुक जाएगा। तो मतलब कहने का ये रेगुलेट करके रखता है कि कब डिवीजन करवाना है कब नहीं करवाना है। तो जब डिवीजन नहीं करवाना होता है तब आरबी प्रोटीन एक्टिव होता है। जब आरबी प्रोटीन को यहां से हटाना हो और आपको सेल साइकिल चलाना हो तो आरबी प्रोटीन को कर दिया जाता है इनएक्टिवेट। तो अगर आरबी प्रोटीन इनएक्टिवेट होगा तो सेल साइकिल चलेगा, अगर आरबी प्रोटीन एक्टिव होगा तो सेल साइकिल नहीं चलेगा। तभी तो रेगुलेशन हुआ, है ना। अगर ये एक्टिव होगा तो सेल साइकिल नहीं चलने देगा, अगर ये इनएक्टिव हुआ तो सेल साइकिल चलेगा। ठीक है, तो आरबी प्रोटीन इंपॉर्टेंट हो गया कि कब तक सेल को डिवाइड करने देना है और कब नहीं डिवाइड करने देना है। ठीक है, अब अगर समझो कि ये आरबी प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाए
ये आरबी प्रोटीन काम ही ना करे, तो सेल का कोई रेगुलेशन बचा क्या? नहीं, सेल तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी। तो जब सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी तो एक लिमिट से ज्यादा ही डिवाइड करेगी, उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया, कोई रोकने ही वाला नहीं है ना। तो जब कोई रोकने वाला नहीं होगा तो यहाँ पर डिफॉल्ट मैकेनिज्म प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, है ना। तो आरबी प्रोटीन किससे बनेगा? आरबी जीन से बनेगा। तो बॉडी में आरबी जीन का होना भी इंपॉर्टेंट है। और ये आरबी जीन किस फेज में काम करता है? तो ये G1 फेज में काम करता है। तो इन शॉर्ट, अगर आरबी प्रोटीन एक्टिव होगा तो सेल का रेगुलेशन होगा, आरबी प्रोटीन इनएक्टिव होगा तो सेल साइकिल चलेगा। ओके, अब कैंसर सेल ने क्या कर लिया? अपने पास आरबी को कर लिया इनएक्टिवेट। जिस भी सेल में आरबी प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर किसी सेल को कैंसर सेल बनना है तो वो अपने आरबी प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देती है, परमानेंटली इनएक्टिवेट। कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ डिवीजन चाहिए, ठीक है। तो आरबी प्रोटीन अगर इनएक्टिव होगा तो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी। आ गई क्या समझ में? आरबी प्रोटीन का बस इतना ही रोल है। आरबी प्रोटीन किस प्रोटीन को एक्टिव करता है ये याद रखना है, E2F। ये क्वेश्चन आ चुका है कि आरबी का रेगुलेशन, आरबी किस प्रोटीन का रेगुलेशन करता है? तो ये E2F से बाइंड करता है। और आरबी प्रोटीन इनएक्टिव कब होता है? जब इसका फॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। इसका फॉस्फोरिलेशन करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है। अगर इसका डिफॉस्फोरिलेशन करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। ओके, चलो अगला आपका बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा मतलब लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट्स, स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स का कैंसर कहा जाता है इसको। तो मैम अगर ये इनएक्टिव ही रहता तो डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता क्या? ये कैंसर साइकिल में हमेशा डीएनए डैमेज ही रहता है क्या? नहीं, देखो अगर आप बोल रहे हो P53 का, है ना, P53 जो होता है, हाँ सृष्टि, एक मिनट, हाँ पहले मैं हनी का आंसर दे दूं। देखो अगर P53 जो है ना, P53 नॉर्मल सेल में एक्टिव होता है तब जब डीएनए डैमेज हो जाता है ना। अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता तो कैंसर साइकिल में हमेशा डीएनए डैमेज ही रहता है क्या? हाँ, देखो P53 इनएक्टिव करके रखा है किसने? P53 एक्टिव P53 तो इनएक्टिव ही हो जाता है कैंसर में, ठीक है। अब कैंसर सेल में अगर डीएनए डैमेज हुआ तो डैमेज ही सेल डिवाइड होती रहती है, ठीक है। जैसी सेल है ना वैसी की वैसी ही डिवाइड होती रहेगी, खराब है तो खराब ही डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। डीएनए हमेशा डैमेज ही मिलेगा और वो सेल सब डिफॉल्टर ही रहेंगी। ओके, चलो सृष्टि ये दोबारा समझा दीजिए। हाँ जल्दी से देखो, बस ये लास्ट 2 स्लाइड ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिक्स तो पढ़ो ही पढ़ो। हनी का ये कहना ना कि P53 हमेशा कैंसर सेल में इनएक्टिव अगर रहेगा ना तो डीएनए डैमेज होगा तो भी कोई सेंस करने वाला नहीं है। हमेशा डैमेज होगा जरूरी नहीं है, पर अगर डैमेज हुआ तो फिर कोई देखने वाला नहीं, उसको रिपेयर करने का सिस्टम नहीं होता डीएनए सेल के पास। क्योंकि कैंसर सेल जो होती है ना उसको बहुत जल्दी पड़ी रहती है, उनको लगता है कि बस मेरे को तो डिवाइड करना, कुछ और नहीं करना। कोई बोलेगा कि डीएनए खराब हो गया उसको सही कर लो, तो उसका कहना है कि नहीं मुझे तो अभी डिवाइड करने से मतलब है, मेरे को किसी को सही नहीं करना है, मुझे तो बस अपने नंबर बढ़ाने हैं। तो कैंसर सेल्स हाईली डैमेज सेल्स होती है, हाईली डैमेज, हाईली डिस्टर्ब्ड टाइप ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। चलो मैंने बोला रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा एक कैंसर है, किसका होता है? रेटिना का कैंसर होता है। रेटिना में क्या होता है? आरबी, मतलब रेटिनोब्लास्टोमा जिसकी वजह से होता है ना वो होता है आरबी जीन। आरबी जीन्स की वजह से आरबी जीन अगर बाय डिफॉल्ट हो जाए ना तो कैंसर कॉज हो जाता है। तो ये आरबी जीन करता क्या है? आरबी जीन सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो सेल साइकिल जो सेल जो डिवाइड होनी चाहिए ना वो डिवाइड
कंटिन्यूअसली होने लग जाएगी अगर आरबी नहीं होगा। आरबी होगा तो सेल का रेगुलेशन होगा। आरबी अगर प्रॉपरली काम करेगा तो सेल को जितना डिवाइड करना है उतना डिवाइड करेगी, नहीं डिवाइड करना है तो नहीं डिवाइड करेगी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादातर कहाँ देखा जाता है? आईज में देखा जाता है। आईज की जो सेल्स होती है ना, अपनी आई की भी सेल तो रिकवर होती है ना, सेल्स बनती है, फिर जितना रिकवरी की जरूरत है उतना रिकवर करती हैं, सेल्स बनाती हैं। तो आई की सेल्स में अगर आरबी प्रोटीन प्रॉपरली काम नहीं करते तो एक डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। ओके, चलो ये लास्ट, बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा एक तरीके का कैंसर है जो बी सेल का कैंसर करवाता है, और ये बर्किट लिम्फोमा होता है एक वायरस की वजह से। वायरस होता है एपिस्टीन बार वायरस। ये क्या करता है, जैसे समझो ये दो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 8 और 14 के बीच में हो जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इसके पास क्रोमोसोम नंबर 8 के पास एक जीन होता है MYC जीन। MYC जीन स्पेशली याद रखना, सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। MYC जीन जो होता है ना वो सेल डिवीजन करवाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, MYC जीन अगर होगा तो सेल का डिवीजन होगा। ये MYC जीन वो प्रोटीन बनाता है जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो MYC 8th क्रोमोसोम नंबर से उठ के 14 नंबर के क्रोमोसोम पे चला जाता है। 8th नंबर के क्रोमोसोम से उठ के कहाँ चला गया, 14 नंबर के क्रोमोसोम पे चला गया। तो MYC जो या नॉर्मल फंक्शन कर रहा था ना, वो 14 पे जाके हाइपर एक्टिव हो गया। तो MYC कंटिन्यूअसली वो प्रोटीन बना रहा है जो सेल डिवीजन करवाने के लिए जरूरी है। तो MYC ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कंटिन्यूअसली ओवर एक्सप्रेस होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट करती है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो एपिस्टीन बार वायरस कैसा वायरस है, हर्पस वायरस है, जो किसको इन्फेक्ट करता है जनरली, तो बी सेल को इन्फेक्ट करता है। इसलिए ये कैंसर भी कहाँ करेगा, बी सेल को, बी सेल का कैंसर करता है। ठीक है, फिर से बोलू, एपिस्टीन बार वायरस जो है ना वो एक हर्पस वायरस है, ये इन्फेक्ट करता है किसको, बी सेल को। तो बी सेल में इन्फेक्ट किया तो इन्फेक्शन की वजह से ये क्रोमोसोम लेवल को अफेक्ट कर देता है। क्रोमोसोम 8 और 14 में क्या करवा देता है, ट्रांसलोकेशन करवा देता है, जिसकी वजह से MYC जीन का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। कहाँ से, 8th नंबर के क्रोमोसोम से ये चला जाता है 14 नंबर के क्रोमोसोम पे, और 14 नंबर के क्रोमोसोम पे जाके MYC हाइपर एक्टिव हो जाता है, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से ये वो सारे प्रोटीन्स बनाने लग जाता है जो सेल साइकिल के लिए जरूरी है, और ओवर एक्सप्रेस कर देता है। तो एक्सप्रेशन होने की वजह से सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट करने लगती है। कौन सी सेल, बी सेल, हद से ज्यादा डिवाइड होने लगती है। तो उसकी वजह से एक डिसीज कॉज होती है जिसको बोलते हैं बर्किट्स लिम्फोमा। ओके, बस इतना ही। चलो लास्ट, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एक तरीके का एबनॉर्मलिटी है क्रोमोसोम की। फिलाडेल्फिया है ना, एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है क्रोमोसोम नंबर 22 पे, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, सॉरी ल्यूकेमिया मतलब WBC वाला कैंसर। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम नंबर 9 है और एक क्रोमोसोम नंबर 22 है। ठीक है, देखो क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है ABL जीन, और क्रोमोसोम नंबर 22 पर होता है BCR जीन। फिलाडेल्फिया मतलब कि इसका जो आर्म है ना, ये उठ के चला जाता है ये छोटे वाले क्रोमोसोम पे, तो BCR और ABL जीन दोनों आ जाते हैं पास पास में, और जब ये दोनों साथ में होते हैं ना तो ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और ये ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं बोन मेरो में, और बोन मेरो में एक्टिव होने की वजह से ये वाइट ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा ग्रो करना अलाउ करते हैं। फिर से बोलूं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर एक जीन होता है ABL जीन,
और एक क्रोमोसोम नंबर 22 पर होता है बीसीआर जीन, है ना। तो ये दोनों फ्रेगमेंट, ये एबीएल उठ के चला जाता है बीसीआर के पास, तो ये दोनों ना हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कहाँ पे, बोन मेरो में। और बोन मेरो में अगर ये एक्टिव हो जाते हैं ना, तो ये वाइट ब्लड सेल्स का बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है। और इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया डिसऑर्डर, फिलाडेल्फिया डिसऑर्डर। ठीक है, चलो, तो हमने पढ़े सारे रिलेटेड डिसऑर्डर टूवर्ड द कैंसर। ओके, चलो, एक ड्रग होता है, इसको बोलते हैं ग्लेवेक, ग्लीवेक, ग्लीवेक इज द ड्रग। ये ड्रग ना ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। ये ड्रग क्या करता है, तो ये दो तरीके से काम करता है। जनरल मैकेनिज्म देखो कि एक सबस्ट्रेट है जो ऑन्कोजेनिक काइनेज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑन्कोजेनिक काइनेज होता है, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन कर देता है एक प्रोटीन का, जिसकी वजह से सेल का प्रोलिफरेशन होता है और कैंसर कॉज होता है। तो ये ना क्या करता है ग्लिवेक, ऑन्कोजेनिक ऑन्कोजेनिक कैंसर मतलब ऑन्कोजेनिक फॉस्फोराइलेशन जो करता है ना, उसको रोक देता है। इन शॉर्ट में बोलूं कि ऑन्कोजेनिक जीन्स जो फॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल ब्लॉक हो जाता है और ल्यूकेमिया कॉज नहीं होता। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का तरीका है। तो ग्लिवेक क्या है, एक ड्रग होता है जो ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज को लॉस्ट करवा देता है, किसी भी सेल की ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी को लॉस्ट करवा देता है या उसके फंक्शन को रोक लेता है, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया नहीं होता। ल्यूकेमिया के लिए स्पेशली है ये, ल्यूकेमिया मतलब डब्ल्यूबीसी का कैंसर। ठीक है, तो ल्यूकेमिया को रोकने के लिए एक ड्रग यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लिवेक। ओके, चलो, तो आज की क्लास यही तक। बाकी हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यूज। हमने देखा बेसिक टाइप ऑफ कैंसर्स, इनके कितने टाइप होते हैं, इनके क्या रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को देखनी है एक बार और। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चंस पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 तो बता दिया था आपने, ये वाला क्वेश्चन बताओ, सेकंड। Retinoblastoma typically affects which part of the human body? A, B, C, D. बढ़िया। हनी सेकंड का बी, वेरी गुड। पलक ए, थर्ड का ए, हाँ। नंदिनी P53, चलो बढ़िया। तो रेटिनोब्लास्टोमा अफेक्ट करता है ह्यूमन में आइस को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज प्राइमरली म्यूटेटेड इन रेटिनोब्लास्टोमा? तो रेटिनोब्लास्टोमा में क्या म्यूटेट होता है? P53 कहाँ से आ गया रेटिनोब्लास्टोमा में प्यारे बच्चों? रेटिनोब्लास्टोमा में तो रेटिनोब्लास्टोमा आरबी प्रोटीन होता है ना। रेटिनोब्लास्टोमा में तो आरबी प्रोटीन आएगा ना। ठीक है, इसका आंसर है बी, RB1। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस, जल्दी से पढ़ो, बताओ।
Which of the following cancer is strongly associated with EBV infection? Option: Burkitt lymphoma, hepatocellular carcinoma, basal cell carcinoma, colon cancer. चलो, थर्ड का बी. हाँ, RB1 इज करेक्ट आंसर. ओके हनी. बर्किट लिम्फोमा, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड नंदनी. चलो बढ़िया, एक ही तो नाम सुना है अपन ने. RB1. हाँ ठीक है. चलो, बर्किट लिम्फोमा इज करेक्ट आंसर. लास्ट, एपिस्टीन बार वायरस बिलोंग्स टू विच वायरस फैमिली? कौन सी वायरस फैमिली से बिलोंगिंग है? ऑप्शंस: रिट्रोविरिडी, हर्पस विरिडी, पेपिलोमा विरिडी, पॉक्स विरिडी. अब भी पढ़ा है तो याद रहेगा, पर जब दो चार चीजें मिक्स हो जाती है ना तो अपन भूल जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है. प्रैक्टिस करो चीजों की. जो लगता है कि भूल जाते हैं बार बार, स्पेशली वायरस के नाम, वायरस के डिसीजेस, इनके कनेक्शंस, है ना, तो इन चीजों की थोड़ा सा बैठ के पढ़ो. क्या आंसर है? एपिस्टीन बार वायरस बिलोंग टू विच वायरस फैमिली? नहीं याद आ रहा? चलो, ये ना एक डीएनए वायरस रखता है, एपिस्टीन बार वायरस, तो ये रेट्रो फैमिली से बिलोंगिंग नहीं है. तो हमने पढ़ा था हर्पस विरिडी. हर्पस विरिडी क्लास से बिलोंगिंग है एपिस्टीन बार वायरस. ओके. नंदिनी बी. ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं. ठीक है. चलो, रेट्रोविरिडी नहीं है, मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर से तुमको. वैसे तो अपन ने अलग से भी पढ़ लिया है, पर टेबल में भी पढ़ा है. देखो, एपिस्टीन बार वायरस जो है ना, वो एक डीएनए वायरस होता है, और ये हर्पस वायरस फैमिली से बिलोंगिंग है. हर्पस वायरस फैमिली. ओके. ये एक डीएनए वायरस है. ओके. चलो, आज के लिए इतना ही.